Hello everyone, my name is Avdesh Tyagi and in this video we will discuss about the second part of fuels and combustion. So this topic fuels and combustion is covered in subject Applied Thermodynamics having subject code KME 401 and in this video we will discuss about combustion. तो सबसे पहले combustion समझते हैं। तो बेसिकली कंबशन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन में हम एक फ्यूल का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं और फ्यूल के ऑक्सीडाइजेशन की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज होता है। तो हमारे कंबशन में एक फ्यूल का होना और एक ऑक्सीडाइजर का होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी एक थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। तो पिछले वीडियो में हम फ्यूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स हम देख चुके हैं। तो अब हम ऑक्सीडाइजर देखते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजर के तौर पे सबसे ज्यादा हम एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो फ्री में हमें अवेलेबल होती है और उसमें अगर इम्प्योरिटी हो तो हमें सिर्फ एक एयर फिल्टर लगाना होता है और हम उसको डायरेक्टली एज ऑक्सीडाइजर यूज कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर में भी अगर ड्राई एयर को देखें, ड्राई एयर बेसिकली हमारी वो एयर होती है जिसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो। तो अगर उस ड्राई एयर को हम एज ऑक्सीडाइजर यूज करें और उसका अगर मोल बेसिस या वॉल्यूम बेसिस पे अगर हम एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो लगभग 20.9% होती है, नाइट्रोजन 78.1% होती है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वॉल्यूम वाइज लगभग 99% यही दोनों होते हैं। रिमेनिंग 1% में ऑर्गन लगभग 0.9% होती है और बचा हुआ अमाउंट लगभग 0.1% वो कुछ अदर छोटी जो हमारी गैसेस हैं उनका होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गन जो है जिसका हमारा वॉल्यूम वाइज कंट्रीब्यूशन 0.9% है, वो भी कंबशन में हम ये मान के चलते हैं कि वो भी नाइट्रोजन की तरह ही बिहेव करेगी। और देखिए हम ये मानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी केमिकल रिएक्शन में एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, यानी कि वो किसी भी कंपोनेंट से एलिमेंट से केमिकली रिएक्ट नहीं करती है। हालांकि अगर हम देखें तो आईसी इंजन्स में हम ये जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड्स के एलिमेंट बना सकती है, जैसे कि कुछ नॉक्स है। नॉक्स में जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसमें प्राइमरीली नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, ये बना सकते हैं। ये काफी हाई टेम्परेचर पर बनते हैं। तो लेकिन फिर भी नाइट्रोजन को हम जनरली इनर्ट गैस ही मानते हैं। तो ऑर्गन भी अगर नाइट्रोजन की तरह ही बिहेव करेगी तो हम ये मानते हैं कि ड्राई एयर में नियर अबाउट 21% हमारी ऑक्सीजन है और अगर ऑर्गन का कंट्रीब्यूशन जो उसकी शेयरिंग है उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो लगभग 79% हमारी नाइट्रोजन होती है। तो मोल बेसिस यानी कि वॉल्यूम बेसिस पर हमारी ऑक्सीजन है 21% और हमारी नाइट्रोजन है 79%। तो यहां पर अगर हम देखें कि अगर किसी एयर के सैंपल में अगर हम देखें कि अगर 1 किलो मोल हमारी ऑक्सीजन होगी तो उसके साथ साथ हमारा नाइट्रोजन कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम इनकी जो परसेंटेज शेयरिंग है 0.79 और 0.21, इसको अगर हम रेशियो देखें तो वो 3.76 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं तो यहाँ पर ये आएगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन और 3.76 किलो मोल ऑफ नाइट्रोजन या 3.76 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये 3.76 यहां से आया है। तो इनके बनने से हमारे 4.76 मोल या 4.76 किलो मोल ऑफ एयर हमारा बनता है। तो इस तरीके से ये हमारी ड्राई एयर का कॉम्पोजिशन है। तो अब अगर हम देखें कि जब हमारा कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जैसे कि कंबशन है, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि उन दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक रिएक्शन चैम्बर लें जहां पर हमारी एक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कंबशन है, तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करने के लिए आते हैं। जब हमने यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पर R1, R2, R3 लेके Ri तक यहाँ पर बहुत सारे हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स यहाँ रिएक्शन चैम्बर में हम यहाँ पर कुछ कंडीशन यहाँ पर डेवलप करते हैं। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि वो कंडीशंस क्या हैं। तो रिएक्शन चैम्बर में जब उन कंडीशंस को डेवलप किया जाता है तो रिएक्शन होने के बाद में हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
तो हमें देख सकते हैं यहाँ पर P1, P2, P3, P4 लेके Pn तक हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने के बीच के दौरान हमें हीट एनर्जी में मिलती है और वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कंबशन का। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो हमारा ये, जैसे कि हमने कार्बन लिया है कि कार्बन को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमने अगर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए ऑक्सीजन को हमने सप्लाई किया है तो हमारी रिएक्शन जो बनेगी वो होगी C+O2 और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एज रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन ये इक्वेशन तभी होगी जब हमने कार्बन को प्योर ऑक्सीजन में प्रोवाइड की है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने एटमॉस्फेरिक एयर को सप्लाई की है तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाएगी बल्कि ऑक्सीजन के साथ में हमारी नाइट्रोजन भी जाएगी। तब हमारी जो इक्वेशन है ये बनेगी तब C+O2। लेकिन अब क्योंकि O2 अकेला नहीं है तो O2 के साथ में हमारी नाइट्रोजन भी जाएगी। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये ब्रैकेट में जो कंपोनेंट है ये हमारा एयर का है। तो जब हमने कार्बन को एयर के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हमें देखिए प्रीवियस वाला हमें कार्बन का ऑक्सीजन से बनने पर CO2 मिला, और क्योंकि नाइट्रोजन हमारा गई थी रिएक्शन में लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया तो हमें सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमें मिल गया। तो ये एक इनर्ट गैस की तरह यहाँ पर नाइट्रोजन ने बिहेव किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एरो है इससे पहले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं, जैसे यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है CO2 और नीचे वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है CO2 एंड 3.76 N2। तो CO2 और नाइट्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्टेंट्स रिएक्शन चैम्बर में केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्ट करें। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन ने हमारा यहाँ पर कोई भी केमिकली रिएक्शन नहीं किया है, लेकिन कुछ और जो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन चैम्बर में केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हो गए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कंबशन क्या होता है और ऑक्सीडाइजर क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम देखें कि नॉर्मली हम ऑक्सीडाइजर के तौर पे जैसे हमने डिस्कस किया कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को ही यूज करते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम ऑक्सीडाइजर के तौर पे प्योर ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जैसे कि कुछ वेल्डिंग और कुछ कटिंग ऑपरेशंस हैं जिसमें हम ऑक्सीडाइजर के तौर पे प्योर ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अदरवाइज जहां तक पॉसिबल हो सके हम ऑक्सीडाइजर के तौर पे एटमॉस्फेरिक एयर का ही यूज करते हैं। अगर आपकी आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कंबशन क्या होता है और ऑक्सीडाइजर क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम कंबशन के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है और ये हमारे इंस्टीट्यूट की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।